करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही। 2017 में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को सरेआम जोधपुर में जान से मारे जाने की धमकी मिलती है और 2018 में सलमान खान के मुंबई के घर के बाहर से 2 गैंगस्टर्स को AK-47 हथियारों के साथ उनके घर की रैकी करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। गई है सिद्धू मूसेवाला की गोलीबार कर हत्या कर दी गई है। पंजाब के मानसा में मूसेवाला की हत्या की गई। बदमाशों ने 30 राउंड फायरिंग की है। 29 मई 2022 को वर्ल्ड फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसी के गांव में AK-47 की गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है और इसके तुरंत बाद हत्या की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। These are the attackers of the late Punjabi singer Sidhu Moosewala. In a video, they can be seen celebrating after the murder. The shooters can be seen smiling and waving their guns in front of the camera. 5 people have been seen in this car and this video has been recovered from one of the shooters. फिर 2023 में पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल के वैंकूवर स्थित घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और इसका कारण बताया जाता है गिप्पी गरेवाल की सलमान खान से दोस्ती और इसकी जिम्मेदारी भी लेता है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। 12:30-1 बजे तो घर मेरा वेस्ट वैंकूवर में है, वहाँ पे हुई है। तो भी हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है। मतलब पता ही नहीं था कि ये कैसे, मतलब कि ये कैसे हो गया। और फिर 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करनी सेना के प्रमुख और राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की भी गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। इसका कारण बताया जाता है सुखदेव सिंह गोगामेडी की पूर्व गैंगस्टर लेट गैंगस्टर आनंद पाल से की गई गद्दारी। इसकी जिम्मेदारी भी लेता है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। फिर अक्टूबर 21, 2023 को कनाडा में पंजाब के बेस्ड गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की गोलियां मारकर फिर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला भी होता है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। इस बार हत्या का रीजन गैंग वॉर और सुक्खा दुनेके का खालिस्तान की एक्टिविटीज में मशगूल होना बताया गया। हाल ही में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर भी हमले की कोशिश की गई। उन्हें बहुत सी जान से मारने की धमकियां भी मिली, लेकिन वो हर बार बच गए। इसका रीजन था मुनव्वर फारूकी का हिंदू सेंटिमेंट्स, हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। इसकी जिम्मेदारी भी ली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। भारत के पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के साथ साथ कनाडा और अमेरिका के ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलिफोर्निया जैसे प्रोविंस और स्टेट्स के अंदर एक्सटोर्शन के रैकेट चलाना, मर्डर्स करना, सुपारी लेना, धमकियां देना, किडनैपिंग्स करना, इस सब के पीछे भी हाथ बताया गया लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का। कनाडा, अमेरिका और यूके में सिख सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स की मौत, उनकी हत्या के पीछे भी अलेजिडली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का हाथ बताया गया। तो कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसने एक छोटी सी उम्र में भारत ही नहीं बल्कि विदेश की खुफिया और पुलिस एजेंसीज के नाक में दम कर रखी है। आज पैक टाइम स्टोरीज में हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई की पृष्ठभूमि और उससे जुड़ी कुछ ऐसी मिथ्स जो कि आपको इंटरनेट पर देखने को मिली होंगी या मीडिया ने फैलाई है, लेकिन आज हम उसके पीछे का सच जानेंगे। ओवर ग्लेन फिडिच इन पैक टाइम स्टोरीज। चीयर्स। तो सबसे पहली मिथ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये है कि इसका बर्थ नेम
जन्म के समय लॉरेंस का नाम बलकरण सिंह बराड़ था और ये जानकारी हमें इंफॉर्मेशन के सबसे रिलायबल सोर्स यानी विकिपीडिया से मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एज लॉरेंस बिश्नोई ही 12 फरवरी 1997 को पंजाब में राजस्थान के बॉर्डर से सटे फाजिल्का तहसील के अबोहर कस्बे में पड़ते दुतारा वाली गांव में हुआ था। लॉरेंस का जन्म जब हुआ तो ये बहुत गोरा था, इसकी स्किन बिल्कुल एक यूरोपियन की तरह थी, इसलिए इसके माँ बाप ने इसे हेनरी लॉरेंस, जो कि एक ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट थे, उसके नाम पर रखा। तो इसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई और इसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। दूसरी मिथ्या भ्रांति है लॉरेंस बिश्नोई के फैमिली बैकग्राउंड या इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में एनडीटीवी के साथ हुए एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई के फर्स्ट कजन ने यह बात बताई कि उनके परिवार में दूर दूर तक कोई पुलिस में है ही नहीं। मैं उस बात का खंडन भी करता हूं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई किसी तरह किसी स्टेट के अंदर पुलिस में नहीं है और ये जो बात बताई जा रही है सरासर 100% झूठ। लॉरेंस का परिवार एक एग्रीकल्चरलिस्ट परिवार था जिनके पास 110 बीघे या किले जमीन थी। तो लॉरेंस का परिवार प्राइमरीली प्राथमिक तौर पर खेती किया करता था। लॉरेंस ने जो अपनी शुरुआती पढ़ाई थी वो अपने ही गांव के कॉन्वेंट स्कूल में से करी। उसके गांव के लोग ये बताते हैं कि ये बचपन से एक बड़ा साधारण सा व्यक्ति था जिसे अपनी कम्युनिटी और अपने गांव से बेहद लगाव था। मिथ नंबर 3 जो कि आपने न्यूज़ चैनल्स में और बहुत अखबारों में हर अलग अलग जगह पर लॉरेंस के बारे में सुनी होगी, वो ये है कि ये बचपन से एक बड़ा खूंखार अपराधी था और ये गैंगस्टर बनना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसके परिवार की और इसके गांव वालों की मानी जाए तो ये बचपन से एक साधारण व्यक्ति था जो बड़ा होकर एक लॉयर बनना चाहता था। इसी के चलते 2010 में इसने पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएवी कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट में एलएलबी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया। हाँ, ये एक बहुत वेल टू डू फैमिली से था, इसलिए बचपन से दबता नहीं था और एक शौक इसका था राजनीति में जाना। इसलिए ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही इसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगा। मिथ नंबर 4 वो ये है कि लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएवी कॉलेज से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना गया। ऐसा भी नहीं है। जब लॉरेंस ने सोपू पार्टी ज्वाइन करी तो शुरुआती 1-2 सालों में इसने वहां के एस्टेब्लिश्ड लीडर्स जैसे रॉबिन बराड़, अमनदीप मुल्तानी और विक्की मिद्दू खेड़ा जैसे लीडर्स को सपोर्ट किया और 1-2 साल के बाद इसने स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव लड़ा जिसमें बहुत कम मार्जिन से हार भी गया। तो ये कभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट नहीं बना, लेकिन एक वक्त पर यह सोपू का अध्यक्ष जरूर रहा था और यहीं से स्टूडेंट लीडर लॉरेंस बिश्नोई के डॉन लॉरेंस बिश्नोई बनने की कहानी शुरू होती है। दरअसल 2010 और 12 के बीच का जो समय था तब सोपू पार्टी से लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथी जैसे अमनदीप मुल्तानी, विक्की मिद्दू खेड़ा, रॉबिन बराड़, गोल्डी बराड़, भूषण, दीपक टीनू, काली राजपूत, इन सब की सोपू के ग्रुप की इनकी राइवल ग्रुप पूसू के साथ राइवलरी और झगड़े रहने लगे, जिसके चलते बहुत बार इनमें मारपीट भी हुई। इसी के चलते लॉरेंस पर 7 मुकदमे दर्ज हो गए जो कि अटेम्प्टेड मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के थे। इन 7 में से लॉरेंस 3 मुकदमों में कन्विक्ट हो गया और इसे बुड़ैल जेल जाना पड़ा। अब बुड़ैल जेल के अंदर इसकी मुलाकात होती है फाजिल्का के गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन जसविंदर सिंह रॉकी से, जो अपने वक्त का पंजाब के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक बहुत बड़ा सरगना था। लॉरेंस इससे बहुत प्रभावित हुआ
और जब ये जेल से बाहर आया तब इसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब लॉरेंस पढ़ाई से दूर होता चला गया और जेल से इन एंड आउट होना शुरू हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद 2013 में यह पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है। मिथ नंबर 5 वो ये है कि लॉरेंस ने अपने कॉलेज के दिनों से ही मर्डर करने शुरू कर दिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉरेंस ने अपनी ग्रेजुएशन तक लॉरेंस पर एक भी मर्डर केस नहीं था। हाँ, इस पर अपनी एज के और स्टूडेंट लीडर्स से ज़्यादा सीरियस मुकदमे ज़रूर दर्ज थे, लेकिन कोई भी मर्डर का केस नहीं था। लॉरेंस पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ 2013 में, जब मुक्तसर में एक स्टूडेंट लीडर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसमें लॉरेंस नामजद हो जाता है और फरार हो जाता है। अब ये राजस्थान, पंजाब और हिमाचल में जगह जगह फरारी काटता है, लेकिन 2014 में राजस्थान के भरतपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इसे भेज दिया जाता है पंजाब में बुढ़ैल जेल। ये कुछ दिन वहां पर रहता है और अंदर से ही इस पर और मुकदमे पड़ने लग जाते हैं। फिर 2015 में लॉरेंस बुढ़ैल जेल से अपने कुछ साथियों के साथ भागने में या एस्केप करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही नेपाल से हथियारों की खेप लाता हुआ लॉरेंस पकड़ा जाता है और दोबारा पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने लगता है। इस वक्त तक लॉरेंस एक बिगिनर क्रिमिनल से एक एक्सपीरियंस्ड और मजे हुए क्रिमिनल की श्रेणी में आना शुरू हो गया था। अब इस पर इतने मुकदमे दर्ज थे कि जमानत का चांस बहुत मुश्किल था। अब लॉरेंस के लिए जेल के अंदर सर्वाइवल और अपने आप को सेफ रखने के लिए और कोई चारा नहीं था, बल्कि ये कि वो अपनी गैंग को मजबूत करे और ग्रो करे। ये वही वक्त था जब लॉरेंस ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में सैकड़ों कांड किए। इसने अपनी गैंग के लोगों के थ्रू फिरौतियां वसूली, किडनैपिंग्स करी, मर्डर भी करवाए। ये सब अलेजेड है, लेकिन हाँ, इस पर एक केस जरूर दर्ज हुए। अपनी गैंग को बढ़ाने की इस होड़ में लॉरेंस ने पंजाब और भारत की कुछ बड़ी गैंग्स जैसे जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी, सुक्खा कालवा, दलजीत भाना जैसी गैंग्स के साथ भी सांठ-गांठ करी और इन गैंग्स के गुर्गों के साथ जॉइंट ऑपरेशन में बहुत सारे क्राइम्स को अंजाम भी दिया। ये वही वक्त था जब लॉरेंस गैंग की दुश्मनी कुछ एंटी गैंग्स जैसे दविंदर बम्बिया और विक्की गौंडर के साथ होने लगी थी। इसी समय में पंजाब में गैंग वॉर्स का सिलसिला भी जारी था और अखबारों में लगभग हर रोज गैंग वॉर्स के अंदर लड़कों के मारे जाने की खबरें भी आती थी। अब 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका एक्ट के अंदर भारत की सबसे सिक्योर और सबसे सख्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस जेल में जाने के बाद शुरू होता है उन हाई प्रोफाइल मर्डर्स का सिलसिला जिसने लॉरेंस को उत्तरी भारत से बढ़ाकर पूरे भारत की सुर्खियों में ला दिया। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, बाबा सिद्दीकी का अलेजेड मर्डर, सुक्खा दुनेके का मर्डर, सुखदेव सिंह गोगा मेडी का मर्डर, एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलियां चलना, गिप्पी गरेवाल के घर के बाहर गोलियां चलना, सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में अलेजेड मर्डर। 2023 के एंड और 2024 की शुरुआत से कनाडा और अमेरिका, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो प्रोविंसेस और अमेरिका की कैलिफोर्निया प्रोविंसेस से भी ये खबर आने लगी कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग वहां पर एक एक्सटोर्शन रैकेट ऑपरेट कर रहा है
जिसमें वहां के भारतीय मूल के बिजनेसमैन से पैसे मांगे जा रहे हैं और उन्हें धमकाने के लिए उनके घरों और उनके बिजनेसेस के सामने गोलियां भी चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ जाने माने नाम थे नवाब मोटर्स, बाईजी ऑटो सेल्स, सरदार जी रेस्टोरेंट एंड किचन और मिलेनियम टायर्स। अक्टूबर 15, 2024 को कनाडा की फेडरल पुलिस RCMP ने एक कॉन्फ्रेंस वीडियो नोट जारी करते हुए यह बताया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि बिश्नोई गैंग कनाडा में और इसके आसपास इलाकों, जिसके अंदर से अमेरिका भी एक है, में एक एक्सटॉर्शन रैकेट ऑपरेट कर रहा है। The Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. जिसके अंतर्गत बहुत सारे अंडरकवर एजेंट्स ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि इन कंट्रीज में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे मौजूद हैं, जो लोगों से बंदूक की नोक पर पैसे मांग रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और ऐसा ना होने पर उनके घरों और बिजनेस के सामने गोलियां भी चला रहे हैं। यहाँ पर एक बात जानना ये भी ज़रूरी है कि लॉरेंस के अलग अलग समय पर 2 इंटरव्यूज़ जेल से आए हैं, जिसमें इसने सिद्धू मूसेवाला समेत कुछ और मर्डर्स की जिम्मेदारी कबूली है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक क्रिमिनल जेल से बैठा जुर्म कबूल रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन क्या सरकार सो रही है? क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? ऐसा क्या है कि लॉरेंस खुलेआम अपराध करता जा रहा है, अपनी गैंग को बढ़ाता जा रहा है और हम पुलिस और सरकार कुछ नहीं कर पा रहे? तो इसके जवाब में 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि लॉरेंस सरकार का प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को सरकार एक कठपुतली की तरह यूज कर रही है और जो काम करवाना चाहती है वो लॉरेंस के थ्रू करवा रही है, चाहे वो कनाडा में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो या सिद्धू मूसेवाले का मर्डर। और इसी की एवज में सरकार लॉरेंस को संरक्षण दे रही है। थ्योरी नंबर 2, जिस थ्योरी में मैं खुद भी बिलीव करता हूं, वो ये है कि हमारा जेल सिस्टम और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सिस्टम करप्ट है और कहीं ना कहीं इन लूप होल्स के चलते लॉरेंस और इसके जैसे हजारों लाखों क्रिमिनल रोज क्राइम करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया में हीरो बनते हैं और फिर भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चाहे लीडर्स की शय हो, पुलिस का करप्शन या सरकार का संरक्षण, बात तो ये है कि पंजाब के एक गांव से उठकर 5 फुट 8 इंच का एक लड़का एक क्रिमिनल बन जाता है और जेल के अंदर से अपनी गैंग को ऐसे चला रहा है कि उसकी तुलना भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से की गई। तो ये बात सोचने वाली है कि क्या हमारा करेक्शनल सिस्टम वाकई में एक सुधार गृह है या इन क्रिमिनल्स का ब्रीडिंग और ग्रूमिंग सेंटर है? क्या इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, जैमर्स के बावजूद, 24 घंटे तैनात आर्म्ड गार्ड्स के बावजूद वहां पर जेल में रहने वाला एक क्रिमिनल ना ही सिर्फ अपने गैंग को चला रहा है, बल्कि अपने गैंग को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह बढ़ा भी रहा है और सरकार, पुलिस और शायद हमारा जुडिशियल सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं इस वीडियो में किसी गैंगस्टर को या किसी क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सरकार की शय के बिना कोई भी क्रिमिनल, चाहे छोटा या बड़ा, वो सब कर सकता है जो लॉरेंस कर रहा है? देश हक्का बक्का है, लोग हर दूसरे या तीसरे दिन लॉरेंस की जिम्मेदारियां, जो क्राइम्स उसने करे हैं, या फेसबुक पर या अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं। तो क्या हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर है या क्या हमारी सरकार सोई पड़ी है? खैर, लॉरेंस जैसे सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान एक छोटी सी गलती से
क्राइम की इस दलदल में फंसना शुरू हो जाते हैं और एक बार जेल सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद इस दलदल से कभी नहीं निकल पाते। निकलने का रास्ता या तो पुलिस की गोली है, या ताउम्र जेल में रहना, और या अपने राइवल गैंग की गोली है। ये स्टोरी को सुनने के बाद कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आया होगा और उन्हें फिल्मी हीरो की तरह दिखते ये क्रिमिनल्स, ये किरदार लुभाते भी होंगे। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि असल हीरो वो है जो अपने परिवार, समाज और देश के लिए अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और जज्बे के साथ कुछ करके दिखाए। तो चलिए आज की स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं, आपके सामने और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमसे कौन सी कहानियाँ सुननी पसंद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, चीयर्स, पैक टाइम स्टोरीज।